प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज हम जो इस मौजू पर बात करेंगे वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं। आप कहेंगे कि प्रोग्राम में ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई अरूज पर है, पानी बिजली के बिल को दे नहीं सक रहा, खुदकशियाँ भी हो रही हैं और डकैतियाँ चोरियाँ भी हो रही हैं। लेकिन आगे की तरफ सोचने के लिए भी मैं समझता हूँ जो हालात इस वक्त मेरी नज़र में वो ये हैं कि आर्मी चीफ की कराची और लाहौर की मुलाकातों के बाद आपने देखा कि डॉलर का रेट, मार्केट रेट और जो बैंक रेट है वो तकरीबन आज बराबर हो गया है। इन चोरों रस्सागिरों को जो है वो लगाम डालने के लिए आर्मी चीफ का उनके साथ मुलाकात, उनको बताना कि आइंदा क्या होने वाला है, और फिर उन्होंने वहाँ जो खुल के बातें की उसमें किसी का भी लिहाज नहीं किया कि जिसने भी मुल्क को लूटा है उसका बस हिसाब किताब लगता है कि करीब आता जा रहा है। क्या सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सुलेमान मॉडल आ रहा है? क्योंकि आर्मी चीफ ने जब ये मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम लिए उसके बाद आप देख रहे हैं कि मुल्क में इस बात पर डिस्कशन हो रही है कि क्या जिस सियासी हुकूमतों को कोई $1 बिलियन भी देने के लिए तैयार नहीं होता, उसमें आर्मी चीफ ने कहा है कि कमों बेश हमने $100 बिलियन के लिए इंतजाम कर लिए हैं। मुल्क में इसका मतलब ये है कि गुड गवर्नेंस की कमी थी। पाकिस्तान बहुत कुछ था। अब कुछ तनकीद नगार ये कहेंगे कि शायद पाकिस्तान के असासे बेच के ये $100 बिलियन इकट्ठा किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर यानी डॉलर को रेट नीचे लाने के लिए उन लोगों ने फौरी तौर पर स्टेट बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं और यानी डॉलर जमा करवा रहे हैं, तो फिर अब जल्दी जितनी हो सकता है कोई ना कोई फैसला आने वाला है कि लोगों की तिजोरियों से, लोगों के तहखानों से और लोगों की जेबों से डॉलर बरामद किए जाएंगे और फिर वही मॉडल जो सऊदी अरब वाला वो मुझे नज़र आ रहा है। बिजली के बिलों के मुतल्लक आप देखें $590 बिलियन चोर और बिजली चोर जो हैं वो खा जाते हैं और बिल्कुल हिसाब किताब भी नहीं देते। अभी कल मैं देख रहा था कि सबका वज़ीर पानी बिजली जो हैं PDM के यानी दस्तगीर खान साहब के साहबजादे सारी उम्र रहे हैं, उन्होंने भी कहा जी हाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ हम हाथ नहीं डाल सकते। खुर्रम दस्तगीर साहब, ऐसा नहीं है। वजह यह है कि आप उन लोगों के साथ मिले हुए थे। सिंध के लोगों को साथ मिला के हुकूमत करना, बलोचिस्तान के लोगों को साथ हुकूमत बनाने के लिए अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए अरबों रुपए के अपने केस ख़त्म कराने या अमेंडमेंट कराने के लिए ऐसे ऐसे चोर दरवाजे आपने तलाश के मुझे लगता है कि 1 बाय 1 बंद होते जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जमहूरियत को तो हम उसको जब हम चाटते रहे हैं वो भी शायद साथ साथ चले किसी और तरीके से, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी मुझे नज़र आ रही है कि जहाँ बचेगा वही जो साफ़ सुथरा है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित खान साहब, साहब ब्यूरोक्रेट भी हैं और सीनियर तजज़ियाकार भी हैं। मंसूर अफरीदी साहब इस बात को मईशत को के मतलब काफ़ी जानते हैं, हमारे मईशत हैं। और सलमान बहादुर राना साहब हमारे कानून हैं, और शायद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे साथ शामिल रहेंगे। वेलकम टू द शो। जी अब्दुल बासित खान साहब, मायूसियों को इस तरह लेते हैं कि मैं भी शेर बोल सकता था कि चमन के रंगों बू ने इस कदर धोखे दिए मुझको कि मैंने शौक गुलबोसी में कांटों पर ज़बान रख दी। जो आता है वो करता तो ऐसे ही है, कहता भी ऐसे ही है, होगा क्या? मियाँ साहब, आपके शेर के जवाब में यही है, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। पाकिस्तान की कहानी कुछ इसी तरह की है कि अरूजो ज़वाल, नशेब फरास हमने देखे हैं, मीशत के अंदर भी, सियासत के अंदर भी। बात यह है कि नहीं होगा बॉर्डर जब हमारे डिक्टेटर आते रहे हैं उनके दौर में मुईशत इतनी पतली नहीं थी। अयूब खान के दौर में मुईशत टॉप पर थी, ज़िया टॉप पर थी। मुशर्रफ के दौर में तो आपने देखा कि वो रियल एस्टेट इस तरह चल रही थी और इतना कारोबार था। लेकिन क्या ये चौथा जो पीरियड है ये कुछ कर गुजरेंगे? ये सब बात यह है कि आपका देखना चाहिए मुंह किस तरफ है, किबला की तरफ है कि नहीं है। अगर हमारा सही हमारे जो अंदाजे हैं, ख्यालात हैं, हमारी पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी ड्राइवर हैं, अगर इन लोगों का एक ये जहन में तसलसल है कि जी हम इस मुल्क को लेकर आगे चलेंगे तो कामयाबी यकीनी होती है। आप सिर्फ एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा कि 1.5 साल PDM हुकूमत कर गया है, मुझे बता दीजिए कि उस हुकूमत में क्या तब्दीली आई है, क्या इस मुल्क के अंदर लोगों की गुर्बत आई है, क्यों नहीं आई?
गुर्बत बढ़ उन्होंने गई। अब इम्पोर्ट जो है वो आप देखें कि एक्सपोर्ट हाँ आपकी जी। बहुत कम हो गई, फॉरेन रेमिटेंस कम हो गए, बिजली के रेट 16 से 90 तक हो गए। तो ये सब चीजें जो उस दौर में हुई हैं जिसके अंदर के सियासतदानों ने अब इस लिंक को लें कि आर्मी चीफ की मुलाकातें, हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता है कि उन्होंने नाम लिए हैं। हाँ, मैं आपको इसलिए बताना चाहता कि ये मफादात थे जिसको हमेशा फौकियत दी हमारे जो गुज़िश्ता हमारे सियासतदान थे। और सियासतदान भी वो सियासतदान मियाँ साहब जो पाकिस्तान के मंजे हुए सियासतदान हैं, जिन्होंने 40-40 साल इस मुल्क में हुकूमत की है। तो रिजल्ट क्या है? ज़ीरो निकला है। आज जो जाते हैं तो उनका कोई मुंह नहीं बनता कि महंगाई के खिलाफ या मीशत की खराबी के लिए कोई मजीद कोई इलाज तजवीज़ करें। बात यह है मियाँ साहब, जो आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है, इस मुल्क में ताकत तो है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ताकत, मुसल्लमा ताकत है, और इनके इरादे अगर इसी तरह कायम और दायम रहे तो मैं समझता हूँ कि बेशक लोग गुर्बत में भी पिसे होंगे, परेशानियों में जकड़े होंगे, बिल भी नहीं अदा कर रहे होंगे, लेकिन जब उन्हें पता होगा कि हमारी हुकूमत या हमारी पॉलिसीज़ ऐसी चल रही हैं जिससे आइंदा हमें कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र आ रही है, तो लोग फिर भी एहतजाज नहीं करेंगे। ये वो वक्त है जो आर्मी चीफ ने, जिस तरह भी आपने देखा है, आपने खुद भी अपने इंट्रो में कहा कि ये जो आज रेट जो है वो तकरीबन IMF ने मुकर्रर किया था कि इंटर बैंक और उसका 1.5% होना चाहिए, वो अब तकरीबन 1% पिछले तो स्टेट बैंक ने बड़ी ही अफसुर्दगी से और बेचारगी से कहा था कि हम डॉलर को नहीं रोक सकते। लेकिन ऐसा बात यह है, इस वक्त दो अहम बहस चल रही है इस मुल्क के अंदर। आप लोग भी तबसरा कर रहे हैं, तजियाकार भी कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि एक नज़रिया जो आर्मी चीफ ने पेश किया कि इस मुल्क में पहले मईशत ठीक होगी तो फिर मुल्की में सियासी इस्तेहकाम आएगा, उसके लिए भी लोगों का भी लंबा इंतजार तो करना नहीं। जी हाँ, दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं वो कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत का इस्तेहकाम आना अब ये दो नज़रिए चल रहे हैं साहब। साबित ये करना चाह रहे हैं हमारे आर्मी चीफ भी, जिन्होंने उनसे बात की है ताजरों से। मसला ये है मियाँ साहब के ताजर कौन है, इशराफिया कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपनी मीटिंगों में जाकर रिबेट्स भी लिए हैं, इन्होंने डिस्काउंट्स लिए हैं, इन्होंने कंसेशंस लिए हैं, हर चीज ली है इन्होंने, जितनी रायत ये ले सकते हैं बाहर से आप लेके ना। बल्कि इन्हीं में सारे शुगर कार्टल्स हैं, हाँ, इन्हीं में सारे कॉटन कार्टल्स हैं, इन्हीं में सारे राइस कार्टल्स हैं, इन्हीं में गंदम, ये सब कुछ लेते हैं। लेकिन जो गरीब आवाम है उस तक तसलसल से निगरान हुकूमत का नहीं है, उससे कांटेक्ट नहीं है। जो गरीब आदमी पिस रहा है, इनकी मीटिंग जो हो रही है ये इन लोगों से हो रही है। क्या आप मुझे बताएं कि इन्होंने आज तक पाकिस्तान के गरीब आवाम सर्कल भी तो लेमैन का, मार्जिनाइज्ड क्लास का कभी सोचा आज तक? ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है जो निगरान हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये जो इस वक्त मुल्क में जराइम की शरह बढ़ती जा रही है, जिस कदर लूट मार का जराइम कल 24 घंटे में लाहौर में 444 जो है FIR दर्ज हुई है, अंदाजा करें, और 12,000 रुपये महीना बनती है। जी हाँ, ये जो चीजें हैं जो इंसान के अंदर खौफ पैदा करती हैं। अब आप देखिए कि जो अभी आपको बताया था कि लीडरलेस मुजाहरे हुए पिछले दिनों जिसमें उन्होंने बिजली के बिल जलाए आके, आप सोचें कि मैं अक्सर कहता हूँ प्रोग्राम में कि हमें खौफ आता है। ये जो लोग सड़कों में फिर रहे हैं, लोगों के घरों का रुख करेंगे आके, क्या करेंगे आके, रोटी कहाँ से खाएंगे आके? तो लिहाजा मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ साहब का कहते हैं नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। अगर तो ये कामयाबी हो जाती है और इसमें वो डॉलर जब वो कह रहे हैं कि मसलन 100 बिलियन के 25 तो आप UAE से है, वो हमारे साथ अफरीदी साहब माशाल्लाह माहिर मैशत है, ये भी बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि नीयत का अगर फुकदान होगा तब, अब ये अगर नीयत सही होगी हमारी, और जो आपने बात कही कि सियासतदानों के बुरे दिन आने वाले हैं, सियासतदानों के बुरे दिन इसलिए नहीं आते कि हम उनसे नफरत करते हैं, इसलिए कि उनकी नाकिस पॉलिसियां रही हैं, उन्होंने सही हालात का इदराक नहीं किया। ये है उनकी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आज हम इस जगह पर आ गए हैं कि जहां आर्मी चीफ को खुद मैदान में आना पड़ा और आके उन्होंने लीड करके वो अवाम को, यानी कि डॉलर का जो अहम मसला है, अगर डॉलर आपके काबू में आ जाता है, ये बदमस्त हाथी है, ये काबू में नहीं आ सकता। अगर आ जाता है, मैं समझता हूं कि गिरानी भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन साथ साथ आवाम के लिए महंगाई को कम करना, ये मैं समझता हूँ इस निगरान ब्रेक के बाद पूछेंगे, क्योंकि हम फिर आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक के बाद मौजूद यही रहेगा कि एक तरफ इस्लामाबाद में एक शादी सरीना में $1 बिलियन लगा है। पाकिस्तान के जो सजादा नशीन है उनके पास अरबों रुपए बाहर के मुल्कों में जमा है, और कराची के कई ऐसे मदरसे हैं जिनके इससे भी ज़्यादा अरबों, जब उनकी जायदाद का केसेस चलते हैं अदालतों में, पता चलता है कि मौलाना नईम साहब बड़े नेक आदमी थे, लेकिन अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, 1 अरब की नहीं, 50-50 अरब रुपए की। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। जी अफरीदी साहब, ये ज़रा बताइए कि जो ये काबिल अमल है, क्योंकि
पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि आर्मी चीफ एक अदारे का सरबराह तो हो सकता है, लेकिन सॉवरेन तरीके से जो जब तक किसी मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है वो मुआहदे तो फिर जो हुकूमत है वही करती है, फिर काबीना फैसले करती है, काबीना का फैसला ही होता है, प्रवेल करता है। इन हालात में जो हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि मैं बाहर से इस किस्म की इन्वेस्टमेंट ला रहा हूँ, फिर उन्होंने साबका हुकूमत के दौरान ही एक बॉडी बनाई थी एपेक, आपने सुना होगा, कि फिर कि भी एक फैसिलिटेशन भी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई गई, ग्रीन इनिशिएटिव बनाया गया। अब खुल के उन्होंने कहा है कि सूबे ज़मीन देंगे। सूबों में सबसे ज़्यादा अहम तो फिर बलूचिस्तान है जहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। क्या ये काबिल अमल है? शुक्रिया साहब मुझे इस फोरम पे आप बुलाने का और अपना ओपिनियन शेयर करने का। एक्चुअली जिस तरह आपने जिक्र किया कि मुख्तलिफ ममालिक में तो जो आर्मी चीफ होता है उसका वो रोल नहीं है जो हमारे यहाँ है, लेकिन हमारी रियलिटी डिफरेंट है। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट एक मुसल्लमा हकीकत है, और जब उन्होंने ये कह दी और मीटिंग कर ली तो आपने मार्केट का रिएक्शन देख लिया कि कोई 22 रुपये से नीचे डॉलर आया है, और जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में अब वो फ़र्क भी कम रह गया है। तो वो इस बात का शाखसाना है कि उनकी ओपिनियन काम करती है। लेकिन इससे मैं एक ओपिनियन एक और ऐड करूँगा। एक्चुअली सिंस 1947 हम अपने मुल्क का इलाज पेन किलर से कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मुल्क में नहीं हो रही। सही है, ये इनका अच्छा बड़ा बयान था, और अगर 50 बिलियन डॉलर या 100 अरब डॉलर आ जाए तो उससे तो बड़ी कोई खुशहाली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे जो अब तक रिज़र्व गए हैं सबसे ज़्यादा वो मुशर्रफ साहब के टाइम में गए थे, कोई 18 बिलियन डॉलर, और फिर पिछली जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी कोई 16-17 अरब डॉलर गए थे। तो 50 बिलियन डॉलर तो एक बहुत लैंडमार्क होगा। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में 24 करोड़ की आबादी के लिए 50 करोड़ का रिज़र्व होना बहुत ज़रूरी है। अब इशू ये इसमें यह है कि हमने तो सिर्फ 25 अरब डॉलर की इस साल पेमेंट करनी है, डेट पेमेंट करनी है। 25 अरब डॉलर हमने नेक्स्ट ईयर करने हैं, और फिर 25 अरब डॉलर 2025 में करने हैं। 75 अरब डॉलर तो हमें सिर्फ सूद की अदायगी में चाहिए, और उसमें मल्टीलेटरल्स हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक, और ये उसके अलावा है जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट है। आपको पता ही है कि इंपोर्ट हमारा कोई 75 अरब डॉलर रहता है, और एक्सपोर्ट कोई अब तो नीचे आ गई। पिछली गवर्नमेंट में तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट में कोई 30 अरब डॉलर पे गई थी, अब दोबारा 25 अरब डॉलर पे आ गए। रेमिटेंसेस भी कम हो गए, तो वो कोई 60 अरब डॉलर, तो 15 अरब डॉलर हमें चाहिए। या तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आएंगे, और या हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। अब फॉरेन और एक्सपोर्ट बढ़ाने का तो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, वो तो आपको पता है। आपको एनर्जी के रेट नीचे वो तो एनर्जी के रेट तो नीचे ही नहीं जा रहे। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हम 50 बिलियन डॉलर जो है इस वक्त हमारा बाहर से जो फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं और इस किस्म की और कई चीज़ें हैं, 30 बिलियन डॉलर। हाँ, तो वो 50 तक तो हम पहुंच जाते हैं। अगर दूसरी जगहों पर हम ये जो लोग अनफेयर मीन प्रैक्टिस से खाक हो जाते हैं, ये ना हो तो 50 तक तो हम हैं। वो तब है जब जिस तरह आज के दिन हुआ है, जो कि इंटर बैंक और जो ओपन मार्केट है उसमें जब डिफरेंशियल कम हो, जब डिफरेंशियल ज़्यादा हो फिर तो बात आपकी सही है कि वो दूसरे तरीक़ों से पैसे आ रहे। जब डिफरेंशियल कम हो जाता है तो फिर आपका तो कोई 70-80% पैसा आपका लीगल रूट से ही आता है, ट्रांजैक्शन से आता है। असल में जो आपने शुरू में प्रोग्राम में जिक्र किया, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ आपके ओपिनियन। आपने कहा हमने 4 दौर देखे हैं। आप देखें 4 दौरों में अयूब साहब का दौर देख लें, या ज़िया-उल-हक साहब का देख लें, या मुशर्रफ साहब का देख लें, या यूँ उससे पहले, तो हमारी जो इकोनॉमिक की बेसिस थी, जो हमारा मॉडल था अपने मुल्क का, वो था। खान का दौर तो इससे सबसे इसलिए आगे है कि जो चीज़ें इस वक्त नजर आ रही हैं, ये कारोज डैम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो तो अभी तक भी वही है हमारे, वही है। अच्छा, उसमें एक 2 चीज़ें हम ना उसमें नज़रअंदाज कर जाते हैं इन चारों दौर में। और शुरू से हम हमारा जो बिज़नेस मॉडल है, जिस तरह एक बिज़नेस का बिज़नेस मॉडल होता है तो मुल्क का भी एक मॉडल ही होता है। उस मॉडल में हम अमेरिकन एड और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट पे निसार था। अयूब खान साहब के दौर में भी हम सीटों से अमेरिकन एड भी तो हम जो लेते हैं वो प्रोडक्टिव इसलिए नहीं होती, हम सर्विस चार्जेस में वापस दे देते हैं, और काउंसलिंग में, कंसल्टेंसीज में, उनके जो लोग यहाँ आते हैं उनकी सैलरीज में, और ख़ास तौर पर वो इस हेड्स में वो हमें देते हैं जो उनकी एड है, कि वो आम आवाम को तो पता ही नहीं होता वो कौन सी है। वो तो बात आपकी सही है, लेकिन उससे हमें ब्रीथिंग स्पेस मिलता है। आप देखें ना, मुशर्रफ टाइम के ज़माने में 8% हमारा GDP ग्रोथ रेट हुआ है, तो कोई 35 अरब डॉलर पैसा भी आया, वो जाके लगे, करप्शन की नज़र भी हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं हुआ। ये जो डॉलर्स है, मसलन स्टेट बैंक ने जो पिछले दिनों अपनी बेबसी जाहिर की थी, फिर अब उसका रिएक्शन उल्टा हो गया है जी
क्या ये मोहम्मद बिन सुलेमान मॉडल वो किस तरीके से, कुछ लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि आर्मी चीफ के ज़हन में शायद ये भी हो, लेकिन लोग जो बड़े 2 लोग थे वो तो बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ चीज़ें तो पड़ी हुई हैं इधर ही। नहीं सर, ये बात आपकी सही है, लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमारे मुल्क में हर साल में ये एक इस तरह का मॉडल रिपीट होता है। आप शुरू में 2013-14 में जब मियाँ साहब की दूसरी हुकूमत आई थी, उसमें इसहाक डार साहब ने कहा था मैं डॉलर जी 100 से नीचे लाऊंगा, वो 105-107 पे गया था, मुझे अभी भी याद है, और वो फिर 95 पे लेके आ भी गए। इस तरह जो दोबारा फिर इसहाक डार आए थे, इन्होंने फिर भी, अब ये जो है ना, यही मैं कहता हूँ कि ये वाली चीज़ नहीं कि जो 2-3-4 दिन, हफ्ता, महीने, 2 महीनों में जो डॉलर का रेट नीचे आता है, ये एक पेन किलर ही होता है। इससे हो सकता है ये अगर 50 अरब 70 अरब डॉलर, और जो 50-70 अरब डॉलर आएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट में आएंगे। तो जो आपने शुरू में प्रोग्राम में कहा, बड़ी अच्छी बात की कि लोग कहते हैं कि जी इदारे बेच देंगे, चीज़ें बेच देंगे, वो तो चीज़ें तो आपने आउटसोर्स करनी है, चीज़ें तो आपने प्राइवेटाइज करनी है ना। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ में आके करनी है, उस नए सिरे से कोई चीज़ लगा नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज़्यादा है कि आप कोई भी नए सिरे से कोई भी कंपनी लगाएंगे यहाँ पे, तो वो इन्वेस्टर के लिए वो फिजिबल ही नहीं है, कि उसको रिटर्न ही नहीं मिलते। तो जो चलते हुए हमारे इदारे हैं, PIA है, स्टील है, एयरपोर्ट्स पे बड़ी सियासत मैंने देखी हुई, एयरपोर्ट्स हमारे प्राइवेटाइज, आप देख लें हिंदुस्तान ने सारे एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर दिए, अदानी ग्रुप ने सारे एयरपोर्ट्स दे दिए, बाहर वेस्ट में जाएँ, सारे गवर्नमेंट का तो काम ही नहीं है ना बिजनेस में। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल उनके सही विजन है आर्मी चीफ साहब। आपकी तरफ आते हैं, मैं सलमान से ले लूँ। सलमान साहब, आप तो ज़ाहिर है आइन और कानून को ही ज़्यादा करते हैं, आपकी तहरीक भी डेट आपने दी हुई बरसात है। अब सूरत ये है कि ये तो ठीक है कि अदालती निज़ाम तो पाकिस्तान में है नहीं, धर्म भरम हो गया। हैरान कुन बात है कि सदर मुशर्रफ का केस कल लगा हुआ था, और खादिम हुसैन रिजवी का पिछले हफ्ते लगा हुआ था, मुर्तज़ा भुट्टो का इससे पिछले हफ्ते लगा हुआ था। यानी ये हैरान कौन बात है कि ये कर क्या रहे हैं। फिर जजेज जो हैं वो डिवीज़न हो चुकी है, वकला में डिवीज़न हो चुकी है। इस अन्य हालात में आपकी जो तहरीक है उसका क्या सिमत है कि भाई क्या ये सियासी पार्टियों को आप लाना चाहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करा के इन्हीं बगैर एहतसाब इनको लाया जाए, क्या रद्द किया जाए? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि जनाब 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, तो बात यह है कि बतौर माहिर कानून, अगर मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ तो मैंने तो आइन और कानून की बात करनी है, चाहे वो किसी के अगेंस्ट जाए या किसी के हक में जाए, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। आइन यही कहता है कि 90 दिन से इलेक्शन ज़्यादा डिले होने नहीं चाहिए। अगर ये होगा तो ये वायलेशन में कंसिडर की जाएगा, जैसे कि सूबों का हुआ। अब ये नेशनल असम्बली की बारी है। अब अगली बात ये आ जाती है कि जनाब ये एहतसाब का बड़ा खूबसूरत नारा है, बड़ी टेंटलाइजिंग स्टेटमेंट्स आजकल हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी। और ये वो नारा है मेरा ख्याल में जो आज से कई, बल्कि अब पाकिस्तान कई साल से हम सुन रहे हैं। ये पसंदीदा नारा जी, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है इस नारे में। प्रैक्टिकली हमें ये देखना चाहिए कि क्या इस पर अमल दरामद मुमकिन है, क्या इस पर अमल दरामद होगा, क्या ये पिछली जो गवर्नमेंट थी, पिछली से मुराद PTI चेयरमैन की गवर्नमेंट, PTI चेयरमैन की गवर्नमेंट में जिन लोगों ने करप्शन की और वो अंदर गए, उनको पकड़ा गया, क्या उन्होंने करप्शन अगर की थी उनसे वो पैसा लिया गया, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको दूध से धुला हुआ कर दिया? ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो एहतसाब का नारे की बुनियाद तो वहीं से आपकी खोखली हो जाती है। अब अगली बात पर आप आ जाएं कि ये जो गवर्नमेंट है जो पिछली गुजरी है लास्ट, इन लोगों ने जो बीच में हमारे रिजर्व भी ये ले गए, हमारा जो है रेमिटेंसेस वो भी कम हो गई, हमारी जो अपना जो स्टॉक एक्सचेंज, जो मार्केट, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई, बेरोजगारी हो गई। दो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये बेहतर इस बारे में बता सकते हैं। क्या अब पाकिस्तान वहां खड़ा है कि जहां 16 माह पहले खड़ा था? एहतसाब का नारा मैं नहीं समझता कि इस पर कोई ऐसा वैसा अमल दरामद होगा। ये जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी किया गया था, लेकिन जो उनको ज्वाइन कर लेता था वो बिल्कुल ड्राई क्लीनर से धुलकर साफ हो जाता था। और इसमें जो है किसी किस्म की मुझे तो कोई ऐसी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, ये जस्ट एक स्टेटमेंट्स हैं। और अगली बात, ये जो डॉलर नीचे आ रहा है, भाई डॉलर नीचे आ रहा है कि देखने वाली बात यह है कि क्या इसके सम्राट अवाम तक भी जा रहे हैं? क्या कोई पेट्रोल में कमी आई? क्या कोई बिजली का यूनिट कम हुआ? क्या कोई दूसरी महंगी जो चीजें हुई हैं, क्या अब अगर हम आर्टिफिशियली एक चीज को कम करेंगे या ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, उससे हम माइलेज ले सकते हैं, टीवी के ऊपर बैठकर टीवी टॉक शोज में ले सकते हैं कि जनाब वो ये हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि इस वक्त कॉमनर के लिए कोई
रास्ता है ही नहीं उसके लिए बचत का, ना उसकी कहीं कोई सुनवाई है, ना किसी किस्म का। और अगली बात यह है कि आपने कहा जी तहरीक बिल्कुल वुकला जो है इस बारे में करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स कुछ आ रही हैं कि जो जब इफ्तिखार चौधरी साहब वाली तहरीक चली थी उस वक्त वुकला एक पेज पर थे। अब इस वक्त कुछ की जो एफिलिएशंस हैं डिफरेंट पार्टीज के साथ, उन्होंने अपने वक्ती मुफाद के लिए, जिनके ग्रुप डोमिनेट करते हैं बार के अंदर, उन्होंने अपने वक्ती मुफाद लेने के लिए उन्होंने बार को इतने बुरे तरीके से मिनिस्टर नहीं बनाया गया ना, वो नाराज भी हैं। उनका ग्रुप जो है वो तो कोर्ट सुला के बैठे हुए थे काफी हासिल भवन। जी अपने सीवीज उन्होंने दिए हुए थे, वो सीवीज बगल में लेकर फिर रहे थे, वो अलग बात है, उनको नहीं बनाया गया। और अब उन्होंने बार की पॉलिटिक्स करनी है, वो बार में ये बात फैला रहे हैं कि जनाब मैंने तो बार के वसी तर मफाद में जो है इस किस्म की जो है ना, अब मैंने ओहदा नहीं लिया क्योंकि मैंने वो बार को जो है नुकसान पहुंच रहा था। अब जब नहीं कुछ हासिल हो सका तो फिर अब इस तरह शाह साहब, ये जो गला सड़ा यानी सिस्टम है, इसमें जो भी हुकूमत करके गया है, आप जरदारी साहब से ले ले, मियां नवाज शरीफ साहब से ले ले, 11 बिलियन रुपया का केस, और हर आदमी जिसको भी पकड़ो उसकी जायदाद का तो हिसाब ही नहीं होता, लेकिन वो कानूनी चेमी गोइयों में पाकिस्तान में जो पेचीदा निज़ाम है अदलिया का, उसमें बच जाते हैं। वो जजेस भी फैसला नहीं करते, जजेस फैसला करते हैं, उसको तारीख पर तारीख दिए जाते हैं। और आपने देख लिया कि अगर परवेज़ अली का केस ही ले लें, बेशक ये इंसानी हमदर्दी का केस है, ह्यूमन राइट्स का केस है, तो जज साहब जब इस तरह गुस्से में आते हैं कि जी वो मेरी टेरिटरी से क्यों गया है, तो फिर उसी रात सजा क्यों नहीं सुनाई किसी को आज तक सजा मैं तो होते नहीं देखे, तारीख अगली होगी, फिर जवाब आ गया। इस्लामाबाद वालों ने कहा जी वो 3 MPO लग गया है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की भी इंसल्ट हुई, वो मानते हैं इंसल्ट हुई, लाहौर की भी हुई। और वो जो मेमन साहब डिप्टी कमिश्नर है वो तो शेखपुरा में लगे थे, वो किसी की जिंदगी में मानते नहीं थे, बल्कि मेरे साथ उनका मुकालमा हुआ था, वो कहते मैं तो जजों को मानता ही नहीं हूँ, क्या होता है खड़ा कर लेते। तो ये हौसले हैं ब्यूरोक्रेसी के। जजेस का भी तो रोल है ना इस पाकिस्तान को जो है सिस्टम को उलट पुलट करने में। शायद बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बातें इन्होंने की, उससे पहले बादशाह साहब ने कर दी और उसको समराइज करके कुर्सी में बांध दिया सलमान ने। जहाँ तक बात रही कि परवेज अलाई साहब का एक टेस्ट केस है हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, एक टेस्ट केस है, और ये बहुत बड़ा केस है। ये इस आज की डेट में डॉलर के बाद जो सबसे बड़ा केस है वो परवेज अलाई साहब का डिस्कशन के काबिल है कि परवेज अलाई साहब को छूट क्यों नहीं मिल रही। जो सलमान ने बात की कि आप ड्राई क्लीनिंग मशीन में से जाएं और धुल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और छोड़ दें और उसके बाद अपनी ऑनरशिप ले लें, तो मैं ये समझता हूं कि सियासतदान एक रोल मॉडल परवेज अलाई साहब जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट बच्चे गिने जाते थे, आज वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बच्चे बन के और अपने चौधरी शुजात का नाम भी अब वो टैग कर रहे हैं। देखिए ये खानदानी लड़ाई झगड़े थे मिनिस्ट्रीज के, मेरी भी मुलाकातें रहती हैं इन लोगों से, ये खानदानी झगड़ों को ये पॉलिटिकल झगड़ों में बॉर्डर लाइन बड़ी अच्छी है कि ड्राई क्लीनिंग, अब ये भी सिस्टम जब आएगा इनमें करप्ट लोग शामिल हो जाएंगे, तो फिर मुझे बताइए कि अच्छी नीयत के बावजूद आर्मी चीफ क्या करेंगे। मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूँ, बहुत हार्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ आज आपके प्रोग्राम में। शबर जैदी साहब ने पिछले 3 दिन से मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान की एक पिक्चर पेंट की है, और वो ये कहते हैं मैं गद्दार भी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये आर्मी चीफ साहब ने जो कुछ किया मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, मैं उनसे 10 गुना ज्यादा सलाम पेश करता हूँ आर्मी चीफ को। डॉलर को नीचे लाना बाय फोर्स या ऊपर मैनिपुलेशन करके हमारे कर्टल्स का ऊपर लेके जाना, दोनों चीजें गलत है जो सलमान ने और अफरीदी साहब ने बताई। लेकिन क्या ये जो इन्होंने कहा कि ये क्या पैनाडोल या पॉन्स्टॉन दे के इलाज करना है, या हमें कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उनकी सर्जरी करके पाकिस्तान का जो सिस्टम आपने कहा, जो मैं पहले पिछले 1 साल से कह रहा हूं और पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान का सिस्टम जो बासे साहब कह के गए कि उस सिस्टम में पाकिस्तान चलने वाला नहीं है। यही पॉलिटिशियंस, यही ब्यूरोक्रेसी, यही इस्टेब्लिशमेंट, चाहे हाइब्रिड आए, क्या बाजवा साहब ने बड़े बड़े लोगों के साथ, एलीट को के लोगों के साथ, स्टेटस को के लोगों के साथ मीटिंग्स नहीं की, उसके आउटफॉल्स क्या हुए। हाँ ये है कि हाजी साहब का एक काम ये है, और ये जो हमारे हाफिज साहब आए हैं, आसिम साहब, एक मैं क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने जो पेट्रोल वाली बात की कि जो ईरान का पेट्रोल कराची में बिक रहा है, इसका मतलब है कि बलूचिस्तान की सरहद है और सिंध है। उन्होंने 2 कोर कमांडर्स और वहां के जो रेंजर्स हैं उसमें उन्होंने फौज को इन्वॉल्व किया और उनको इंस्ट्रक्शंस भी दी और वार्निंग भी दी अपने इदारे को।
ये काम बाजवा साहब नहीं कर सके। हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए पाकिस्तान में। काम किसका है, क्या आपका बात कर? मुझे तीन चीजें लग रही है जी। आपने कहा ना क्या मोहम्मद बिन सलमान, शायद साहब आपने कहा ना मोहम्मद बिन सलमान, मैं बात पूरी कर लूं फिर। मोहम्मद बिन सलमान मॉडल हो या इमरान खान साहब का दिया हुआ पीटीआई चेयरमैन का वो जो ड्रामा चलता था आप और मैं देखते हैं, हमारे जब लोग ऊपर जाते हैं ना, वो वजारत खारजा पहले ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट चला रही थी, वजारत दाखिला भी वही चला रही थी, सरहदों की हिफाजत भी वही कर रही थी, वजीर खजाना की सदारत जो है आप परवेज मुशर्रफ से लेके अब तक देख लें, कभी ये हुआ है कि किसी पाकिस्तान के आप एक बात को रोल कर उस पर तबसरा कर दें कि आप चाहते हैं कि बेशक पीटीए के चेयरमैन की हुकूमत हो या उस दौरान का ड्रामा हो, लोगों को कहा इन्होंने करप्शन की है, लेकिन आपने देखा कि अदालतों में फर्द जुर्म आयद वाले दिन एक पाकिस्तान में वजीर बन जाते हैं, इसमें अदालतों का रोल कोई नहीं। नहीं, मैं तो उस तरफ बादशाह तो है नहीं, रसाल लटकाया जाए फांसी। सर बादशाहत आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट में बादशाह तो हमारी अदालतें कर रही हैं। अदालतों की वजह से पाकिस्तान में देखें, स्टील मिल का केस हो, रेकोडिक का केस हो, ये सारी प्रॉब्लम्स, चीनी वाला केस हो, चीनी वाला केस हो, डॉलर वाला केस हो, इसमें 100 मोटर्स क्यों नहीं होते? हमारी अदालतों में इंसाफ, जो मैं इमरान खान साहब के स्लोगन के साथ हूं कि हमारी बनाना रिपब्लिक है, यहाँ पे इंसाफ होता नहीं है, यहाँ पे इंसाफ दिया जाता है। अगले मौजूद की तरफ आते हैं जी अफरीदी साहब। सूरत ये है कि चलो मान लिया, और ये सबको पता भी है कि दुनिया की आखिरी जो रवांडा 5वें नंबर पर, एक रवांडा है, ब्राजील है, एक और मुल्क है, पता नहीं कौन कौन है, उसमें रशिया का भी छोटा जिसके साथ जंग लगी हुई यूक्रेन। अदालतों में जो फैसले हैं वो आपने देखा कि 9 अप्रैल 2022 को रात के 12 बजे अदालतें लगी, और फिर वह कासम सूरी की जैसी भी रूलिंग थी, अगर उसको सेकंड करके अगर इलेक्शन मुल्क में हो जाते, इतना इंसाफ का बोलबाला करने की जरूरत क्या थी, और अगर हो जाते तो इमरान खान तो ना जीतता। कोई ऐसी हुकूमत आ जाए, लोग सुकून से इस मुल्क में इंडस्ट्री चलाते, काम करते, रोजगार तलाश करते, काश्तकारी होती, लेकिन उसको उस जो धागा खोला गया वो आज तक दोबारा उस वहाँ नहीं आया। अब भी लास्ट में इस तरह के फैसले रिजर्व करके पाकिस्तान की जो हमारी अदलिया क्या खिदमत कर रही है, और अब भी फिर ये भी चलो हम आर्मी चीफ है या नेक्स्ट हुकूमत आती है, वो कहते हैं जुडिशरी को सही करेंगे, तो कैसे सही करेंगे मुझे बताइए? और अगर सही नहीं होगी तो मुल्क तो ऐसे चलते रहेगा, बेईमान बददियान तो लोग छूटते रहेंगे। जी बिल्कुल आपने सही कहा। असल में जितने भी हमारी जुडिशरी आई है, और पहले चीफ जस्टिस साहिबान भी रहे, इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से स्पेशली, क्योंकि उस वक्त काफ़ी लेमलाइट में जुडिशरी आ गई है, तो जो उनकी प्रायोरिटी होती है वो मैक्रो इकनॉमिक चीज़ें होती हैं। मैक्रो इकनॉमिक का मतलब है कि बड़ी बड़ी चीज़ें करने, सदर को कैसे हटाना है, वज़ीर आज़म, वो भी उनका डोमेन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उनका राइट है, वो बनता है, लेकिन अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन हमारी अदालतों में नहीं है कि जो गरीब आदमी है, जो उनके दर पे आता है, जिसके 25 साल 30 साल, लेकिन कितनी अजीब बात है कि 18 साल से केस चल रहा है, वो बंदा बरी हो जाता है, और फिर इत्तला आती है कि वो तो 2 साल पहले ही जेल में फौत हो गया बंदा। तो इंट्रोस्पेक्शन तो अदालतों में कभी भी नहीं है। और दूसरे आते हैं जो आईनी बात पे, जो आपने जिसका जिक्र किया कि जो वो जिस तरह अप्रैल की जो असम्बली की थी कासिम सूरी साहब की, उसके बाद आप देख लें वो जो इलेक्शन में उन्होंने फैसला दिया पंजाब के असम्बली का और KPK के असम्बली का, तो उन्होंने 14 मई का दिया था। अब अक्सर लोग तो कहते हैं नहीं जी वो 14 मई के उस पर अमल नहीं हो, लेकिन मैं तो पहले सिरे से ही उस अदालती फैसले को ही नन अवॉइड कह रहा हूँ। वो क्यों कह रहा हूँ कि जो 90 दिन पूरे होने थे वो 19 अप्रैल को पूरे होने थे, तो अदालत होगी उसी वक्त। हाँ, और अदालत किस डोमेन में 90 दिन से जाके 20 दिन ऐड कर रही है, क्योंकि अदालत जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद है, कॉन्स्टिट्यूशन अदालत के पाबंद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 90 दिन लिखा है वो तो 18-19 अप्रैल को पूरा होना था। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि चीफ जस्टिस साहब ने कौन सा आइन, या तो आपकी बात है कि कोई रवांडा का आइन उन्होंने देखा है, या कोई सोमालिया का देखा है, वहाँ से देख कर उन्होंने 14 मई की डेट दे दी, सूडान को देख लिया। 14 मई की डेट तो बनती नहीं थी, और अगर आपको पता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो फिर आप चुप रहें, आप वो अपने जो अदालती काम है उस पर तवज्जो दें, वहाँ पे नहीं, या फिर अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है तो सजा खड़े खड़े दे देना। और ये आपने देखा कि कई अदालती फैसले, तो बहुत बड़ी बात है, मैं अपना मैं भी जुडिशल से छोटा कर रहा हूँ, अगर कि आपकी जमीन या किसी की जमीन आपके नाम एक दफा लग जाए तो हटाना मुश्किल होता है। किसी अफसर को डिसमिस कर दिया जाए, सजा 9 से ज्यादा कर दे, तो उसके नहीं नीचे मानते, आप करते ही कुछ नहीं।
इसका मतलब जब तक हमारा अदालती निज़ाम जो है वो उस लेवल पर नहीं जाता, मुल्क में ना अमन कायम होगा, ना चोरी कायम खत्म हो सकती है, ना इन्वेस्टमेंट आ सकती, नहीं आ सकती, ना यानी प्रमोशन हो। इन्वेस्टमेंट की तो पहली जो बेसिक रूल है कि आपका जो रूल ऑफ लॉ है और जो जुडिशल सिस्टम है वो कितना ट्रांसपेरेंट है। जी सलमान साहब क्या कहते हैं, यही सवाल है आपसे। बात ये है कि इंडक्शन जो जुडिशरी की ये कैसे होनी चाहिए, क्योंकि आप देखा कि आपके जो चैम्बर के होते हैं वकील, उनके पास सैकड़ों केस होते हैं, वही बन जाते हैं। नहीं, बात ये है कि वो तो वुकला में से ही बनाया जाएगा या फिर नीचे से उनके फिर इम्तिहान तो कैसे लिए जाएं, जैसा CSS होता है या इस तरह कोई तरीका सोचें। नहीं, आइन में जो है वो इस तरीके का, या तो फिर आइन को अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 175 और आर्टिकल 175 जजेस से डील करता, उसको अमेंड कर लें तो फिर ठीक है, तरीकाकार बदल लेते हैं। अब अगली बात यह है कि हम ये कहते हैं कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से फैसला दे दिया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा वैलिड है। आम पब्लिक इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती जो लॉ से इतना मुतल्लिका नहीं है। आर्टिकल 187 है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी भी लॉ पॉइंट के ऊपर फैसला देना, इंटरप्रिटेशन करना, जहां पे आइन खामोश होगा, आगे कुछ नहीं लिखा होगा, वहां पे उसकी तबीर तशरी, उसकी इंटरप्रिटेशन वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। ठीक है। और अगर एक चीज है कि वो जनाब जैसे अब वो डिले हो गया इलेक्शन का, लेकिन उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट आगे, सुप्रीम कोर्ट की अगर शील्ड उस पर आ जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो चीज जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फिर नहीं रहेगी। एक बात तो ये। अब मैं ये समझता हूं कि जैसे आपको याद होगा 2008 के अंदर इवन पार्लियामेंट भी, और ये होगा आने वाले दिनों में जब इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगर इलेक्शन हो गए तो शायद आ गई, तो ये होगा कि इन्हें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। जैसे 2008 के इलेक्शन में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जब वो शहादत हुई थी, इलेक्शन डिले हुए थे, और उसके बाद 270 उसकी क्लॉज है बी, उसकी आगे सब क्लॉज है बी, 270 में इन्होंने उसको अमेंड करके उसको आइन का हिस्सा बनाया था कि ये 2008 का जो इलेक्शन है, अगरचे ये डिले हुआ है, लेकिन प्रिज्यूम इसके बारे में यही किया जाएगा कि ये इन टाइम हुआ है। अच्छा, इसके लिए ये इनको भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और अगली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए उसको ये टाइम दे दिया तो ये चीज फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहती, ये बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही रहती, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का इख्तियार बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ। अच्छा, लास्ट में शायद इकबाल भट्टी साहब ये आपसे सवाल ये है कि सारा पाकिस्तानी कौम इसलिए भी परेशान है कि हर आदमी को आजमाया जा चुका है। हमारे पास इंडिया बैठा हुआ है और अफगानिस्तान को किसी मुल्क ने तस्लीम भी नहीं किया और हमसे बहुत आगे अमन के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और उसका जो आपने देखा कि चाइना ने 4000 किलोमीटर वहाँ ट्रेन ट्रैक बिछा दिया, वहाँ तेल भी निकला है, यहाँ आपका सी पैक बैठ गया। अब इन हालात में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं कि क्या इस तरह सोलो फ्लाइट में या इस तरह के इंटरम सेटअप में कोई काम हो सकता है? शायद मैं बासित साहब एक मेरे वाली बात करके चले गए क्योंकि हमने इकट्ठे प्रोग्राम किए थे। पाकिस्तान में सलूशन क्या है मुल्क को सीधा करने का? आपने सादा लफ्जों में मुझसे पूछा ना, आवाम के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में आइन अपनी जगह मौजूद है, 90 दिन भी मौजूद है, ये बातें होती रहेंगी, पार्लियामेंट बनते रहेंगे। क्या पुरानी जो आपने कहा आजमाए हुए या जिसको आप कहते हैं एक्सपायर्ड, जो आजकल मीडिया पे चल रहा है कि ये एक्सपायर्ड लोग, क्या पाकिस्तान तो आवाम का? हाँ जी, क्या एक्सपायर्ड लोग जो पाकिस्तान को दोबारा चला के उनको एक्टिवेट कर सकते हैं? द आंसर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इज नो। लेकिन ये भी इंटरम कौन है? क्या आजमाए हुए हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन है? मैं बात ये कर रहा हूं कि मुआशत को पहले ठीक करना है या पहले इलेक्शन करके मुआशत को ठीक करना है, ये सवाल है। इसमें अवाम अटकी हुई है, इसमें पाकिस्तान अटका हुआ है। मेरे बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मेरी एक्सपर्टीज ये कहती है कि जब तक पाकिस्तान में कोई सियासी इंतशार नहीं है, ये इनका लेन देन है, ये बारियों की फिक्र में सारे पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में आइन मौजूद है लेकिन उस आइन की कोई मानता नहीं है। आइन पाकिस्तान में जो इन्होंने बात की कि सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें 17 जजेस में से 8 जजेस किसी और तरफ है, 7 जजेस किसी और तरफ है। किसकी बात माने पाकिस्तान? लिहाजा इसका वाहिद हल यही है कि पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक किया जाए, फिर इनमें से जो बेहतर सियासतदान है, जो बेहतर सियासत, मैं 100% सियासतदानों को नहीं कहता कि वो बेहतर है या खराब है, जो 5-10% बेहतर सियासतदान है, जो प्रोफेशनल, जैसे आपने कहा जजेस के इम्तहान होने चाहिए, तो क्या पॉलिटिशियंस के इम्तहान नहीं होने चाहिए? उनको तो अपने मैनिफेस्टो का नहीं पता होता।
ऐसा वजीर बन जाता है ऐसे डिपार्टमेंट का कि उसको उसका फॉर्म फिल करना नहीं आता। तो क्या ऐसे बंदों को हमने वजारतें दे के पाकिस्तान की वजारतें उज़्मा भी देनी है? क्या ये पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच है, कोई हॉकी का मैच है? अफरीदी साहब, लास्ट कमेंट साहब से ये हैं कि ऐसी खासियत तो है जैसे शायद एक बार भट्टी साहब ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हम भी कहते होना चाहिए। वजह यह कि मुल्क है, सावरन मुल्क है, रियासत है, रियासत में हक हुक्मरानी अवाम का है, जैसा भी है। किसने किसी को हक दिया है कि भाई वो ये कहे कि मैं ये इसको पिक एंड चूज़ करूँगा? या मसलन आइन अगर बनाना है तो वो भी पार्लियामेंट ने बनाना है, और पार्लियामेंट नहीं होगी तो कोई और बनाएगा, तो वो किस तरह पूरी दुनिया उसको मानेगी? तो मतलब कौन सा हल आपके ज़हन में आता है? जी, असल में डिस्कशन होती है इकॉनमी पे, तो लोग बारहा कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, कोई कहते हैं जी पार्लिमानी सिस्टम बहुत अच्छा है, कोई कहते हैं जी डिक्टेटरशिप बहुत अच्छा है। इकनॉमिक्स जो है ना वो एक ही सोशल एनिमल को या इकनॉमिक एनिमल को जानती है, वो है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। जिस मुल्क में भी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होगी, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, चाइना और दुबई दोनों में डिक्टेटरशिप है, कितना प्रॉस्परस कर रहे हैं। फिर ये बात आती है कि अच्छा डेमोक्रेसी में फिर नहीं हो सकती, तो डेमोक्रेसी वेस्ट के अलावा भी देख लें, हिंदुस्तान देख लें, वो भी डिलीवर कर रहे हैं डेमोक्रेसी के थ्रू कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इन सारे मुल्कों में आपको नज़र आ रही होगी। हमारे यहाँ पिछले 10 साल में 6 प्राइम मिनिस्टर आए, यानी 6 वज़ीर आज़म आए, और चाइना में जी पिंग साहब जब आए तो 10 साल उनको हो गए, और नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान में आए तो 10 साल उनके। यानी इन दोनों मुल्कों में एक डेमोक्रेसी है और एक डिक्टेटरशिप है, दोनों में एक ही बंदा 10 साल से इंचार्ज है। यहाँ पे 6 वज़ीर आज़म हो गए। तो जब इतने ज़्यादा चेंजेस ऑफ पॉलिसीज़ होंगी, इतनी ज़्यादा गवर्नेंस स्टाइल, क्योंकि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से बंदा नहीं बदलता, उसमें गवर्नेंस स्टाइल चेंज हो जाता है। एक का विजन सोशल इंडिकेटर्स पे ज़्यादा होता है, दूसरे का इन्वेस्टमेंट पे होता है। तो अगर आप हर 1.5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा और पॉलिसीज चेंज होगी तो बहुत शुक्रिया, टाइम हमारे पास खत्म हो गया। नाज़रीन, आजकल यही है कि मुख्तलिफ थिंक टैंक्स अपने तजावीज़ देते हैं। सूरत यह है कि उसका एक हिस्सा तो हम डिस्कस करते हैं, दूसरा शायद नहीं करते। पूरी दुनिया निज़ाम चला रही है, क्या पाकिस्तान में 2 जमाती निज़ाम नहीं बनाया जा सकता? जिसे लेफ्ट जाना है उसे लेफ्ट जाए, राइट जाना है राइट जाए। पाकिस्तान एक मुसलमानों की अक्सरियत है। वजह यह को 150, 200 पार्टियाँ 3-3 बंदे मुंतखब करके ब्लैक मेलिंग करके कौन सा यहाँ निज़ाम को चला सकती है? नंबर 1, 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। नंबर 2 ये है कि अगर सदर मुशर्रफ ने कहा था कि 1/3 यहाँ फीमेल होनी चाहिए, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? क्या मामी चाची या ब्यूटी पार्लर वाली होनी चाहिए? होनी चाहिए जो अपने अपने फील्ड में, ये एजुकेशनिस्ट है तो PhD है, ये डॉक्टर है तो डॉक्टरेट है। इस तरह उसको भी किसी तरीके से आप उसको मुंतखब करें। तीसरा कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी ये प्राइवेट लिमिटेड फर्में बन चुकी हैं, इनमें अपने ही जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उनका भी बैकग्राउंड देखना चाहिए, सूबों में से कौन सी रेशो है कि किस किस्म की रिश्तेदारी है, तो उसको भी देखना चाहिए। उनके फैसलों पर इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। और फिर जो फ्लोर क्रॉसिंग है, जिस पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, उसमें यह है कि बिल्कुल पार्टी चेयरमैन जो है वो उस पार्टी का एक ऐसा CEO बन जाता है कि जिसको मर्जी वो टिकट देता है, जिसको मर्जी नहीं देता, उसकी कारकर्दगी का कोई रोल नहीं है। और अगर वो अपने ज़मीर के मुताबिक किसी को वोट देता है या बात करता है, वो डिसीट हो जाता है। सिलसिला यह है कि सबसे पहले तो इलेक्शन रिफॉर्म, पोलिटिकल पार्टीज़ की इजारादारी और इनकी खौफनाक इनकी जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं वो उसको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। इस तरह और भी कई ऐसे सूरत है जिस पर काबू पाया जा सकता है। जुडिशरी का सिस्टम वैसे असर नौ, इसकी रीशेप और तश्कील नौ करनी चाहिए, तब भी है कि पाकिस्तान का यह हालात आइंदा के लिए कोई खुशगवार आप सोच सकते हैं। अपना और अहल खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।